हमारे संविधान के एवोल्यूशन से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, 26 नवंबर को था कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की ताकि देश के नागरिकों को याद दिलाया जा सके कि आज से 72 साल पहले इसी दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया था। इस मौके पर वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा बड़ी बड़ी स्पीचेस दी गई भारत के संविधान की महानता को बताने के लिए। हर साल ऐसा होता है, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा यंगर जनरेशन को याद दिलाने की कोशिश की जाती है कैसे हमारे देश का संविधान बना और कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने प्राणों की यानी अपनी जान की आहुति दे दी देश की आज़ादी के लिए, ये दिन देखने के लिए कि भारत का अपना संविधान होगा। राइटर कहते हैं पता नहीं यंगर जनरेशन को ये सारी बातें पता है या नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ कैसे देश का संविधान बना। ऐसा नहीं कि कुछ वकील जिन्होंने रात को बैठ के डिसाइड किया, वकील या फिर एकेडमिशियंस बैरिस्टर्स, उन्होंने रात को बैठ के डिसाइड किया कि चलो आओ एक काम करते हैं, संविधान बनाते हैं। नहीं, जब देश आज़ाद नहीं था तो उस समय लंबे समय से देश के फ्रीडम फाइटर्स मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि हमें मौका दिया जाए इंडियंस को कि इंडियंस खुद से अपना विधान चुने, खुद से अपना संविधान बनाएं। ये मांग और ज़्यादा उग्र हो गई 1935 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित की जाए। फ्री इंडिया के संविधान को बनाने के लिए नेहरू चाहते थे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित हो उसमें मेंबर्स चुने जाएं एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन के थ्रू। बाद में 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित भी हुई 11 साल बाद, लेकिन इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में देखो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ सीट्स इस धर्म के लोगों के लिए आरक्षित, फॉर एग्जांपल ये सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में। इसके बाद राइटर बोलते हैं संविधान देखो वैसे तो नवंबर 1949 में कंप्लीट कर लिया गया था और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा इसे 26 नवंबर को एडॉप्ट भी कर लिया गया। 3 साल की मेहनत लगी संविधान बनने में। यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको बताना जरूरी है, हमने तो हमारा संविधान जल्दी से बना लिया, 3 सालों की कड़ी मेहनत लगी, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत देरी की संविधान बनाने में। पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। वहाँ पे तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी काफ़ी लेट कंडक्ट हुए, शायद 57-58 में। बस एक बताने का इंटरेस्टिंग फैक्ट था। राइटर कहते हैं बेशक देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने संविधान को एडॉप्ट और साइन किया 26 जनवरी 1950 को। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा क्यों? जब बन गया था संविधान 26 नवंबर को, तो इसे एडॉप्ट इतना लेट क्यों किया गया? 26 जनवरी को क्यों किया गया? इसके पीछे भी देखो एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था इंडिया के लिए। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए 26 जनवरी का जो दिन है ना, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और इसे हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद राइटर के द्वारा संविधान बनने की जो प्रोसेस थी उसमें नेहरू के कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया जाता है। राइटर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन अधूरा रहेगा अगर हम संविधान बनने की प्रक्रिया में नेहरू के कंट्रीब्यूशन को याद ना रखें। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था जो कि बाद में संविधान का प्रियम्बल बना। इस प्रियम्बल में संविधान का गोल, विजन, फिलोसफी, ये सब चीज़ें हैं। नेहरू को देखो यूरोपियन रेनेसां, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और उसी की झलक इस वजह से हमारे देश के संविधान में भी देखने को मिलती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, ये सब आइडियाज़ हमारे देश के संविधान में आए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेहरू।
नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंतर्गत ये आइडियाज़ हमारे देश के संविधान में भी आ गए, ऐसा राइटर बोलते हैं। उसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, संविधान बनने के साथ ही हमारे देश में इक्वालिटी का ईरा स्टार्ट हो गया। जैसे देखो, पहले तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन संविधान में इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए, उसके लिए समाज इतना तैयार नहीं था। जैसे अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के थ्रू पूरी तरह से ख़त्म किया गया। इक्वालिटी आपको पता है आर्टिकल 14 से लेके 18, इन सब अच्छे अच्छे प्रोविजंस के लिए देश के बहुत से लोग तैयार नहीं थे। शुरुआत में उन्हें काफ़ी इनकन्वीनियंस भी हुई, लेकिन देर सवेर उन्हें समझ में आ गया कि प्रोग्रेसिव समाज के निर्माण के लिए ये सब प्रोविजंस ज़रूरी हैं और सभी ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए ये सब प्रोविजंस ज़रूरी हैं। इसके बाद आर्टिकल में अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है। देखो, जब भी संविधान का जिक्र आता है ना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद किया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। एक बार अम्बेडकर साहब ने स्वीकार भी किया कि मैं तो संविधान असेंबली में इसलिए आया था ताकि डिप्रेस्ड क्लासेस की आवाज़ उठा सकूं, उनके लिए राइट्स की मांग कर सकूं, बट मुझे तो असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन ही बना दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ओरिजिनल थिंकर थे, वो एक अच्छे सोशल साइंटिस्ट थे। हिंदू समाज में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी ना, जैसे ये हायर कास्ट, लोअर कास्ट, इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की अम्बेडकर को बहुत गहराई से जानकारी थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की थी इस इशू पर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर अम्बेडकर के जो विचार थे वो गांधी से अलग थे और कांग्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिफरेंसेस थे अम्बेडकर के। अम्बेडकर ने कांग्रेस की वेरियस मूवमेंट्स जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, इन सब का मजाक उड़ाया। अम्बेडकर का मानना था इन सभी मूवमेंट से समाज में एनार्की आएगी। एनार्की मतलब लॉलेसनेस, कानून का अभाव। लेकिन देखो, बावजूद इसके जब संविधान बनाने की बारी आई तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा अम्बेडकर को चुना गया। और बात इंपॉर्टेंट देखो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस के ही थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने अम्बेडकर को चुना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा क्रिटिसाइज किया था। अब आर्टिकल में लास्ट एस्पेक्ट आता है अकाउंटेबिलिटी से संबंधित। देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन डे आता है ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कहना होता है कि प्रियम्बल में साफ तौर पर यह लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पीपल जो हैं वो सोवरिन हैं। स्टेट का हर एक जो अंग है, चाहे कोई भी हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो पीपल की तरफ है, यानी लोगों की तरफ है, देश के नागरिकों की तरफ है। बट देखो, अकाउंटेबिलिटी ना एक ऐसी टर्म है राइटर के अनुसार जिसको अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, तो एग्जीक्यूटिव जो है यानी सरकार जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है। आपको पता है पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में लॉ मेकर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरकार से, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इन सब टूल्स की सहायता से। और लेजिस्लेचर में कौन लोग होते हैं? लेजिस्लेचर में वही लोग होते हैं जिनको लोगों ने चुना होता है। लेजिस्लेचर से ही गवर्नमेंट बनती है। जैसे बीजेपी की मेजोरिटी आई तो उसमें से कुछ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी उन्हीं लोगों में से जिनकी मेजोरिटी है हाउस में। अगर लेजिस्लेचर अपनी सपोर्ट खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। जैसे देखो, बीजेपी के जो एमपीज हैं वो अपनी सपोर्ट खींच ले तो फिर सरकार गिर जाएगी ना, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ठीक उसी प्रकार से जो लेजिस्लेचर हैं वो देखो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं, जिन्होंने उनको चुना है। आपने अपना एमपी चुना है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। अगर आपका एमपी ठीक से काम नहीं करता तो आपके पास मौका होता है 5 साल बाद आप फिर से किसी और को वोट दे सकते हो। तो यानी वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं। देखो, इस बार 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने अपनी स्पीच दी ना, उसमें उन्होंने कहा जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने देखो संविधान में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनकी अकाउंटेबिलिटी का तो ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के जुडिशरी को इससे अलग रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल क्लास के प्रति अकाउंटेबल हो। क्योंकि अगर जुडिशरी पॉलिटिकल क्लास के प्रति अकाउंटेबल होगी तो देखो कल को पॉलिटिकल क्लास मजबूर कर सकती है जुडिशरी
अपनी बात मनवाने के लिए, जुडिशरी को अपनी बात मनवाने के लिए, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगी। इसी वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी को अलग रखा संविधान निर्माताओं ने। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर ट्रस्ट किया कि जो भी पर्सन जज बनेंगे, बेंच में आएंगे, वो संविधान को अपहोल्ड करेंगे। इसी वजह से जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर्स भी दी गई। संविधान में आपको पता है आर्टिकल 142, संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत तो जुडिशरी को बहुत सारी पावर्स दी गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, जो सुब्रतो राय थे ना, सहारा वाले, जिनके ऊपर आरोप था फ्रॉड का, उनको बहुत दिनों तक जेल में बंद करके रखा, बिना ट्रायल के, बिना एफआईआर के उनको जेल में बंद करके रखा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जब तक आप जनता का पैसा नहीं लौटाओगे आपको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये सब जुडिशरी ने किया आर्टिकल 142 के तहत। मतलब कि आर्टिकल 142 के तहत ना सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जुडिशरी को जो इतनी सारी पावर्स मिली ना, इसकी सहायता से वो संविधान को बचा भी सके। जैसे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो संविधान वायलेट होने की कगार पर था, संविधान टूटने की कगार पर था, लेकिन केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन देके उस समय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया। इसलिए आप कह सकते हो कि जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल क्लास के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये डिजास्टर हो जाएगा, फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगी। लास्ट वाली लाइन का आप आंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड इट इंडिपेंडेंट। मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को चुना और बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने संविधान बनाया। तो मतलब हम लोगों ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है ताकि जुडिशरी कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर सके। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी हाल ही की एक स्पीच में बोली थी, जो उन्होंने 26 नवंबर के मौके पर दी थी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, हमारा संविधान कैसे इवॉल्व हुआ, इस बारे में चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फ्रीडम एंड पावर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, जब देखो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसी समय उन्होंने बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो डेमोक्रेसी के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे, और वही उन्होंने किया। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज का एक समिट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें 110 देशों को इनवाइट किया गया। इंडिया को इनवाइट किया गया, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया। लेकिन देखो कुछ देशों को छोड़ दिया गया, जैसे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इनको छोड़ दिया गया। यूएस का मानना है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। इवन चाइना और रशिया को भी छोड़ दिया गया, इन देशों को भी समिट फॉर डेमोक्रेसी में नहीं इनवाइट किया गया। इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था सॉरी, अभी वर्ल्ड में देखो जो ऑथोरिटेरियनिज्म ग्रो हो रहा है। ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब ये है, जहां पे ऑथोरिटेरियनिज्म होता है ना, वहां पे लोगों को कहा जाता है कि आप पर्सनल फ्रीडम छोड़िए, पर्सनल फ्रीडम मत मांगिए, बल्कि अथॉरिटी के सामने घुटने टेक दीजिए। जो अथॉरिटी बोलती है, यानी जो सरकार बोलती है, उसकी बात मानिए। ये होता है अथॉरिटेरियनिज्म। तो वर्ल्ड में ना ऑथोरिटेरियनिज्म का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमजोर हो रही हैं। तो देखो यूएसए ने जो इतने सारे देशों को छोड़ दिया, जैसे रशिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको नहीं इनवाइट किया गया, तो इस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अगर राइटर कहते हैं अगर यूएसए ने ह्यूमन राइट्स का क्राइटेरिया देखा विभिन्न देशों को इनवाइट करने के लिए, तो भी कई देशों को इस समिट में शामिल करना, इनवाइट करना समझ से परे है। जैसे पाकिस्तान में देखो कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है बलोच लोगों का, या फिर जो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंटियर है वहाँ पे भी पाश्तून्स का कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ये सबको पता है। तो फिर पाकिस्तान को क्यों इनवाइट किया गया, यही चीज़ें समझ से परे हैं। तो देखो यूएसए ने रशिया और चाइना को छोड़ दिया। इसके विरोध में यूएसए में रशिया और चाइना के जो एम्बेसडर्स हैं ना, उन्होंने एक जॉइंट एडिटोरियल लिखा। कौन से न्यूज़पेपर में लिखा पता नहीं, मेंशन नहीं है, जानना जरूरी भी नहीं है। जॉइंट एडिटोरियल में ये लिखा गया इनके द्वारा कि देखो हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपके देश में डेमोक्रेसी है वही डेमोक्रेसी का ठीक मॉडल है।
हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, बल्कि रशिया और चाइना के यूएस में जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया कि यूएसए और यूएसए के जो अलाइ कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी के नाम पे रेजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे इराक में उन्होंने ये कोशिश की कि हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, लीबिया में उन्होंने कोशिश की, अफगानिस्तान में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने का जो प्रयास था यूएसए और उनके अलाइ कंट्रीज का वो सफल साबित नहीं हुआ उसका, और आखिरकार तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में भी कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी आई, लेकिन म्यांमार में फिर से कू लग गया है। सू की और उनकी पार्टी के लीडर्स को अभी फिलहाल जेल में बंद करके रखा गया है। कहने का मतलब ये है, जो ये एक्सटर्नल इंटरवेंशन होता है ना किसी देश में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, वो प्रयास सफल साबित नहीं हो सकता। हमारे रिसेंट के एग्जाम्पल्स ये बताते हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से है। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई एक कॉमन डेमोक्रेसी की एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन का मतलब अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले तो आप डेमोक्रेसी की एक कॉमन जो डेफिनेशन है ना उसे अडॉप्ट कीजिए। दूसरा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला तो सही कि हम प्रयास करेंगे वर्ल्ड में मीडिया फ्रीली काम कर सके, विभिन्न देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो। लेकिन डेमोक्रेसी के सामने ये की चैलेंजेस हैं, जैसे अथॉरिटेरियनिज्म, कि कुछ देशों में ऐसा होता है कि अथॉरिटी के सामने जनता अपनी जो पावर्स हैं वो खो दें, पर्सनल फ्रीडम खो दें और जनता अथॉरिटी की बात माने। ऐसा ट्रेंड जो इंक्रीज हो रहा है ना ये रुके। करप्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसीज के सामने, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी स्पीच दी इस समिट में, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला इंडियन डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पिलर हैं इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रेडरेशल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखो ये लाइन ना आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है। जीएस में पेपर 2 में कुछ लिखना हो, ऐसे में कुछ लिखना हो डेमोक्रेसी के बारे में, तो प्रधानमंत्री मोदी को कोट करते हुए ये चीज़ें आप लिख सकते हो। बहुत वैल्यू एडिशन होता है इन चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लीडर्स ने देखो ये भी बोला कि आज के समय में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतने बड़े पावरफुल हो गए हैं कि उनका डिजिटल अथॉरिटेरिज्म है। मतलब वो कोई बात मानते नहीं, सरकारों की बात भी नहीं मानते कि ये कंटेंट हटा दो। वो अपनी मनमानी करते हैं, जोन सा कंटेंट वो नहीं हटाना चाहते कई बार मना कर देते हैं ये हम नहीं हटाएंगे। मतलब देखो अगर देश मजबूत है, इंडिया जैसे देशों की सरकार, यूएस जैसे देशों की सरकारों की बात तो वो मान लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे देश जिनकी जीडीपी फेसबुक ट्विटर इनसे छोटी है, उनकी बात वो नहीं मानते। तो ये भी एक प्रकार का डेमोक्रेसी को खतरा है, डिजिटल अथॉरिटेरिज्म। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज और इसकी वजह से जो इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, इनकम में असमानताएं, ये भी डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस हैं। लास्ट में कुछ और डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस की बात की जाती है, जैसे हाइपर नेशनलिज्म, जिनोफोबिया। जिनोफोबिया मतलब विदेशी लोगों से फोबिया। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब किसी समाज में जो मेजोरिटी लोग हैं, जैसे हमारे देश में हिंदू मेजोरिटी में हैं, तो जो लोग मेजोरिटेरियनिज्म में विश्वास रखते हैं उनके अनुसार फाइनल डिसीजन मेकिंग में हिंदुओं का से होना चाहिए। मतलब जो भी आउटकम निकले डिसीजन हो उसमें फाइनल जो प्राइमेसी है वो हिंदुओं की होनी चाहिए। ये उनका मानना है जो मेजोरिटेरियनिज्म में विश्वास रखते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मुस्लिम्स का फाइनल से होना चाहिए हर चीज़ में। उसी प्रकार से यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे जो लोग मेजोरिटेरियनिज्म में विश्वास रखते हैं वो बोलते हैं क्रिश्चियंस का फाइनल से होना चाहिए। लास्ट में एक बात, जैसे देखो चैरिटी बिगन्स एट होम, चैरिटी की शुरुआत घर से होती है। उसी प्रकार से जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं ना, उनको ये मानना चाहिए कि डेमोक्रेसी की शुरुआत भी घर से होती है। पहले आप अपने देश में आइडियल डेमोक्रेसी का निर्माण करो, फिर बाद में आप दूसरे देशों के बारे में बोलो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी के बारे में। देखो डेमोक्रेसी के बारे में ना एक थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस में आती है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मेंशन देखने को मिलता है, मतलब जो मूल भावना है ना डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की, उसका एसेंस देखने को मिलता है। जैसे इमैनुअल कांट का एक डॉक्यूमेंट है परपिटुअल पीस, 1795 में आया था। उसके बाद माइकल डोयल इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1983 में। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये है कि अगर देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है ना वो आपस में कभी नहीं लड़ सकते।
जैसे आप देखोगे, ध्यान दोगे ना, जितने भी वर्ल्ड में ज़्यादातर जो युद्ध हुए हैं ना, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में नहीं हुए हैं। कम से कम एक देश ऐसा जरूर था जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। जैसे हिटलर ने क्या कर दिया, हिटलर वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ऑथोरिटेरियनिज्म था जर्मनी में। जो भी आप देखिए, कारगिल का युद्ध हुआ, वहां पे सेना ने कू कर लिया था, नवाज शरीफ को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। जितने भी ज़्यादातर आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी जहां पे दो देशों के बीच में युद्ध हुआ। कम से कम एक देश ऐसा जरूर होगा जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। उसका रीज़न ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी जहां पर होती है ना, उस देश की सरकार युद्ध की तरफ जाते नहीं है अनटिल अनलेस दूसरे देश ने उस देश के ऊपर अटैक कर दिया है। पहला स्टेप वो नहीं लेती युद्ध की तरफ जहां पे डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री की ना अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों के प्रति, और लोगों को ये समझाना कि हाँ हमें युद्ध करना जरूरी है, बहुत मुश्किल होता है। युद्ध से देखो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो प्रीशियस लाइव्स हैं वो भी जाती हैं युद्ध की वजह से। इसीलिए ये थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अगर आपको वर्ल्ड में पीस लानी है तो आप डेमोक्रेसी प्रमोट कीजिए विभिन्न देशों में, क्योंकि दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपस में नहीं लड़ सकते।